बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और खबरनाम में आज जहां मकामी खबरों की बात भी करेंगे, लेकिन वहीं पर इसराइल और गाजा या हमास के दरमियान पिछले 2 दिन की जो जंग है वो दूसरे दिन में आज शामिल हो गई है, दाखिल हो गई है। और ये खूनैन मार्का जो यहां पर चल रहा है, इसमें लगभग 550 से ज्यादा लोग जान बैक हुए हैं। दरअसल हमास की जानिब से 5000 रॉकेट लॉन्चर का हमला किया गया और ये इसराइल पर हुआ है। न सिर्फ इतना, बल्कि जो हमास के मिलिटेंट्स हैं वो इसराइल की सरजमीन पर भी आ गए और उनका ये दावा है कि उन्होंने कई इसराइली फौजों को गिरफ्तार भी किया हुआ है। और साथ ही साथ ये जंग जो है इस खित्ते के अंदर काफी बढ़ रही है, क्योंकि ये जंग न सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान है, बल्कि ये अब दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करती हुई नजर आ रही है। हमास के मिसाइल बमबारी से तकरीबन 250 इसराइली जान बैक हो गए और कहते हैं कि हमास के जंगजू इसराइल में दाखिल हुए। इसराइल ने सायरन बजाकर आवाम को महफूज मकामत पर जाने को कहा और साथ ही पूरे मुल्क के अंदर हाई अलर्ट लगा दिया है और यह भी कह दिया है कि वो अब जंग की हालत में है। यानी अब ये स्टेट वर्सेस स्टेट है, यानी इसराइल ने इन हमलों को जंग से ताबीर किया है। इसराइली वज़ारत दिफा ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों हमास मिलिटेंटों को भी जाम बहक किया गया है। इधर यूके, इंडिया, जापान, अमेरिका ने हमास के हमलों की मजम्मत की है। यहां तक कि यूक्रेन ने इसराइल के हक में आलमी इत्तेहाद की जरूरत बताई है। अमेरिका ने इसराइल को मदद की ऑफर की है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान और सऊदी अरब भी सामने आए। न सिर्फ ईरान और सऊदी अरब, बल्कि अरब ममालिक भी या अरब लीग भी सामने आई। सऊदी अरब, कतर और ईरान ने हमास के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए इसराइल को मुअर्ज़ी इल्जाम ठहराया। सऊदी अरब ने कहा कि सऊदी अरब कई फलस्तीनी धड़ों और इसराइली काबिज अफवाज के दरमियान गैर मामूली सूरत हाल की पेशरफ्त का करीब से जायजा ले रहा है, जिसके नतीजे में वहां कई महाजों पर तशद्दुद के वाक़ात में इजाफा हुआ है। सऊदी अरब ने अपने एक बयान में कहा है, हम वो बयान भी आपकी नजर करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब ने अपने एक बयान में कहा है कि ममलिकत आलमी बरादरी से अपनी जिम्मेदारियां संभालने और एक काबिल एतमाद अमन अमल को फाल करने के मुतालबे की तजदीद करती है, जो खत्ते में सलामती और अमन के हसूल और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 रियासती हल की तरफ ले जाता है, जैसा कि सऊदी अरब का स्टेटमेंट या स्टांस इससे पहले भी रहा है। वहीं पर ईरान की जानिब से एक शदीद नवीयत का जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है। ईरान के वज़ारती खारजा ने कहा कि इसराइल पर इसकी इत्तेहादी हमास के हमले फलस्तीनियों के अपने दिफा के लिए किए गए हमले हैं और मुस्लिम ममालिक से इनके हकूक की हिमायत करने की अपील की है। ये ईरान ने सामने आकर कहा है कि ये दरअसल जो फलस्तीनी है ये सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, ये कोई दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि हमास के लोग या जो ये फलस्तीन के लोग हैं ये अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने मुस्लिम ममालिक से कहा कि वो फलस्तीन की हिमायत के लिए सामने आए। फलस्तीनी इस्लामी ग्रुप हमास ने कई दहाइयों में बंदूक बरदारों के सबसे बड़े हमले के साथ इसराइल को हैरान कर दिया है, जिसने मुतअद्दिद अफराद को हलाक किया है और यरगमाल को गजा की पट्टी में वापस लाया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने वजारत के तर्जुमान नासिर कनानी के हवाले से कहा कि यह ऑपरेशन मज़ाहमती ग्रोहों और फलस्तीन के मजलूम अवाम की अपने नाकाबिल तनसीक हुकूक के दिफा और सह्यूनियों की गर्मजोशी और इश्तियाल अंगेज पॉलिसियों के खिलाफ इनका फितरी रद्दअमल था। एक नेचुरल रिएक्शन जो है वो फलस्तीनियों का है। ये ईरान ने या ईरान की जो खारजा वजारत है उन्होंने अपने सरकारी मीडिया में ये बात कही है। लेकिन क्या हमास ने इसराइल को 5000 रॉकेट्स लाकर और 250 से 300 के करीब इसराइलियों को जाम बहक करके क्या सरप्राइज दे दिया? यह एक मामला है जिस पर अब पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है। क्या फलस्तीन के पास इतने हथियार है, इतनी ताकत है कि वह इसराइल जैसी शक्तिशाली कंट्री को भी हिला सकता है, जहां पर 300 लोगों की मौत हो सकती है? अब दुनिया यह भी कह रही है कि यह हमास सिर्फ एक मिलिटेंट का ग्रुप नहीं है, बल्कि उसके पीछे कुछ ममालिक भी हो सकते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से जो
नेतन्याहू की सरकार है, उन्होंने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला है कि इसके पीछे दूसरे ममालिक है। अमेरिका का कहना है कि इसके पीछे रूस है, चीन है और दूसरे ममालिक है, लेकिन ईरान इस सब में खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन इसी दौरान इस्राएली कौमी सलामती काउंसिल की साबिक डायरेक्टर हेरल्ड बरेल का कहना है कि यह बिल्कुल वाज़ेह है कि इस हमले ने इसराइल को हैरान कर दिया है, सरप्राइज कर दिया है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इस तरह के खौफनाक नताइज रुनमा होते। अगर इस्राएली फोर्सेस की इंटेलिजेंस इस किस्म की होती तो तैयारी जो हम जानते हैं और तवक्को रखते हैं, फिलहाल हम हालत जंग में हैं। चैलेंजों और कामों का एक सिलसिला हाथ में है, जिसकी शुरुआत अब भी जुनूब की तरफ इन तमाम इलाकों से हो रही है, जहां मिलिटेंटों के दरअंदाजी होती थी। घर कोने कोने में इस बात को यकीनी बनाना कि मिलिटेंट जो है कहीं छुप ना रहे, ये उन्होंने कहा कि जो उसका लुबी-लबाब ये था कि इसराइल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमास ऐसे भी हरकत कर सकता है। बहरहाल इस कॉन्फ्लिक्ट के जो इस वक्त नजर आ रहा है, जो यूनाइटेड नेशन के फोरम पर भी है, लेकिन कोई खातिर का जवाब या खातिर का हल जो है इसका नजर नहीं आ रहा है। अरब ममालिक किसी हद तक एक पेज पे नजर आ रही हैं, और दूसरे जो कंट्रीज हैं जिसमें यूके है, जिसमें जापान है, जिसमें यूक्रेन है, जिसमें फ्रांस है या दीगर कंट्रियां हैं, वो दूसरे पेज पे नजर आ रही हैं। कहीं इस चीज से दुनिया बढ़ती हुई तो नजर नहीं आ रही है। हमारे खास मेहमान आज के इस खबरनामे में जुड़ रहे हैं सिप्ती मोहम्मद हसन, जो कि गाजा और फलस्तीन के साथ साथ जो आलमिस्ता के ये ममालिक हैं, आज सरगर्मियां इस पर खासी नजर रख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिप्ती मोहम्मद हसन, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि बमबारी चाहे गाजा की पट्टी में हो या इसराइल पर हो। हालांकि पहले इसराइल ने इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का ह्यूज लॉस, ह्यूमन लॉस उनको हो सकता है। आप इससे किस नजर से देखते हैं और इससे किस तरह के जो रिजल्ट है वो आने वाले वक्त में देखे जा सकते हैं? थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हाल ही में बिल्कुल चंद रोज कब इस्राएली एयर स्ट्राइक्स में दर्जन से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए जी, जिसमें 6 माह के कमसिन बच्चे भी शामिल थे। बिल्कुल। उसके बाद हमास की तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी बर्दाश्त की जो हद है वो अब क्रॉस कर गई है। वो जो हमारी हद, एक सीमा हमने बनाए रखी थी, वो अब क्रॉस हो चुकी है। अब इसका हम बिल्कुल जवाब देंगे जी। और उसके बाद जो इसराइल के वजीर दिफा है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानी उसका मज़ेका उठाया वो काबिल तारीफ था। यानी उन्होंने कहा कि ऐसे कहा जा रहा है कि इसराइल को डराने की धमकी, वो भी बहुत ही हार्श अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए जी। कल देर रात ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ? इंटरनेशनली जो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कल इन्होंने एक बार फिर गाजा को हद पे हमलों का हदफ बनाया। और उसके बाद जो वापसी में जो रिएक्शन थी, चाहे इसके लिए अभी इदाद शुमार तो बाकी नहीं आया है, खुलकर जो सामने नहीं आया है, इस हवाले से तफसीलात का इंतजार है। लेकिन जो रिस्पॉन्स हमास ने दिया है, देखिए ये हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर तो इन्होंने किया है, जो इनके एलाइज हैं वो उनको टेररिस्ट मानते हैं। लेकिन आपका पूरा दुनिया, बेशतर जो दुनिया के ममालिक हैं, चाहे वो एलाइज भी रह चुके हैं यूरोपीय इत्तेहाद के, वो इनको टेररिस्ट नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि इनकी हक तलफी हुई है, ये जो इशू है इसको सेटल होना है। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने इस हवाले से काफी, अगर आप ये कई दहाइयों पर मुहित उनके इजलासों की भी तफसील आपके सामने मौजूद है। अरब लीग का भी आपके मौजूद है जी। इसराइल जो हमास है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हमें अपने टांगों पे खड़ा होना होगा, हमें अपने हुकूक अगर हमने हासिल करनी है ये उनका इस्तदलाल है कि हमारे हुकूक सलब हो रहे हैं, हमारी जमीन को गस्ब किया गया है, जो हमारी जमीन है हम पे गासिब मुसल्लत हो गए हैं, तो हमें उनसे ये छीननी होगी। तो पिछले कई दहाइयों से कई रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जो हैं फलस्तीन में, वो मारिज़ वजूद में आई। उसमें शेख यासीन की ज़ेर क़यादत, इस्माइल हानी की ज़ेर क़यादत और भी कई, यानी यासिर अरफ़ात जो पहले एक रेजिस्टेंस मूवमेंट उसका भी हुआ करती थी, फिर वो पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील हुई जी।
اب آپ یہ دیکھیں یہ جو اسرائیلین کا جو ریسپانس ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک حماس ملیٹنٹ ونگ ہے، انہوں نے ہم پہ اٹیکس کیے ہیں اور ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ آپ کل دیر رات سے آج تک جتنے بھی ایئر سٹرائکس ہوئے ہیں اس میں آپ مرنے والوں کی تعداد دیکھیے، مرنے والوں کی زیادہ تر تعداد سویلین ہے، اور حتیٰ کہ 2 صحافی اس میں مارے گئے، نامور 2 صحافی، العربیہ کا بڑا ینگ نوجوان صحافی ہے وہ بھی اس میں مارا گیا، اور ایک صحافی بھی مارا گیا، کم سن بچے مارے گئے۔ لیکن بہرحال یہ طاقت کی ایک گیم ہے۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران روز اول سے ہی، یعنی انقلاب ایران کی کامیابی کے بعد ایران کی اسٹیٹ پالیسی ہے یعنی فلسطین کی حمایت اور قبل اول کی آزادی، یہ ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں سعودیہ کا جو بیان ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، ترکی کا بیان وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جو ورلڈ کا ریسپانس ہے، دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا الائے رہا ہے، اور انہوں نے کھل کر یہ کہا ہے کہ آپ کو اگر ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی مدد ہر سطح پر کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ یونائٹڈ نیشن میں چائنا کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کا رد عمل دیکھیے، ریشن جو وہاں پہ مندوب ہے اس کا رد عمل دیکھیے، یعنی یونائٹڈ نیشن میں جو دنیا کے طاقتور ممالک ہے وہ طاقتور ممالک 2 حصوں میں کیا بالکل 2 حصوں میں بٹ چکے ہیں۔ یعنی یہ ایسا دکھ نہیں رہا ہے کہ یہ لوگ ایسا یعنی جو ریسپانس یہ اس وقت دنیا کی بالکل جو صورتحال ہے بالکل مختلف ہے۔ یعنی یہ صرف مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ اب یہ ورلڈ وائڈ اس کا امپیکٹ بڑھ رہا ہے۔ تو چائنا اور رشیا کا آپ کس نظر سے ان کی مداخلت اس سارے ایشو میں دیکھ رہے ہیں، اور ان کا کس طرح کا امپیکٹ آپ اس سارے ایشو میں دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو اس وقت سب سے بڑی اہم بات جو ہے، یعنی جو اسرائیل کے کھل کر حمایتی ہے اور فلسطین کے بھی کھل کر حمایتی ہے۔ دس از ناٹ یہ وار اسرائیل اینڈ فلسطین کا ہے، یہ حماس اور اسرائیل کی لڑائی نہیں ہے، کیونکہ چاہے وہ غزہ پٹی ہو چاہے وہ فلسطین کا کوئی بھی رام اللہ ہو، یعنی پورے فلسطین میں اس ریزسٹنس موومنٹ کو عوامی حمایت 100% عوامی حمایت حاصل ہے۔ آپ نے یہ دیکھا جو پولیٹیکل پروسیس میں انہوں نے بچھاڑ کے رکھ دیا یاسر عرفات والی جماعت کو، یعنی پولیٹیکلی بھی یہ بڑے ساؤنڈ ہے، اور اب یہ ملیٹریلی بھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ بہت ہی مضبوط ہے۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ ورلڈ دنیا بھر میں ان کے یعنی حمایتی کتنے ہیں، ریشا کھل کر ان کی حمایت کر رہا ہے، چائنا کھل کر ان کی حمایت کر رہا ہے، کیا نام ہے اس کا، ویزویلا، یعنی بہت سارے یورپین ممالک، میرا یہ ماننا ہے کہ یورپین ممالک کھل کر فلسطین ایشو کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ اقوام عالم کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ونس فار آل اس ایشو کو سیٹل کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی یہ سیٹلمنٹ کی طرف بڑھا ہے، جب برابری کی سطح پر یہ بڑھا ہے، تو اس کا انکار جو ہے وہ فلسطین کی طرف سے نہیں ہوا ہے، وہ ہمیشہ اسرائیل نے اس کی یعنی چاہے وہ یونائٹڈ نیشن نے بھی جتنی بھی کوششیں کی ہے اس میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جب یہ فائنل سٹیج پہ آتا تھا تو بیک ٹریک اسرائیل کرتا تھا اور اس کی کھل کر حمایت امریکہ کرتا تھا۔ لیکن میری آپ سنیے، یہ جو میری جو رائے ہے، دس از فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ناؤ، جو کل کا واقعہ ہے اس کے بعد اب جو طاقتیں اس کے پیچھے ہیں، دیکھیں اسرائیل کا ایک شہری فلسطین کے 1000 شہریوں کے برابر ہے۔ اگر آپ امریکن نیشنل کا دیکھیں گے، یورپین نیشنل کا دیکھیں گے، اور اسرائیل نے یعنی انہوں نے جو اپنے ایک شہری کی قیمت بتائی ہے وہ ایک شہری کی قیمت 1000 فلسطینی بتاتے ہیں۔ جب ان کا ہیومن لاس اب ہو گیا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ فلسطین کا ہوا کرتا تھا، میرا یہ ماننا ہے کہ مستقبل آئندہ میں وہ اب سیٹلمنٹ کی طرح بڑھیں گے، اور اب وہ کیونکہ اب انہوں نے بھی دیکھا کہ جو ان کے مخالف ہیں ان کے پاس بھی طاقت ہے، صلاحیت ہے، وہ اب میرے خیال سے سیٹلمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن سبتی صاحب، پوری دنیا کے اندر جو ابھی نیریٹو دکھ رہا ہے، جو یورپین کنٹریز ہے یا اسرائیلی جو اتحاد ہیں جن کا ابھی اس ایشو کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے یورپین کنٹریز ہو، اس میں امریکہ ہو یا کوئی اور کنٹری ہو، وہ اسے اسرائیل ورسز ٹیررزم بتا رہے ہیں، اسرائیل ورسز ٹیررسٹ بتا رہے ہیں، جبکہ عرب لیگ ہو یا ایران ہو یا ان کے دیگر کچھ حامی ممالک ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اٹراسٹیز
फ़लस्तीन के अवाम पर की जा रही हैं। अप्रैल और मई के महीने में हमने भी देखा कि कहाँ कहाँ पर जो इस्राएली फौज पहुंची थी और उसके बाद जो उनका हमले वहां पर थे। अरब लीग और दूसरे ममालिक ये कहते हैं कि ये अपने वजूद को बचाने के लिए किया जा रहा है, ये सेल्फ डिफेंस में किया जा रहा है। ये जो सेल्फ डिफेंस में और टेररिज्म, ये एक बड़ा गैप इसके अंदर है। दुनिया के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में टेकर्स बहुत है, तो उसमें अरब लीग और जो फ़लस्तीन के हमायती हैं, क्या वो मुकाबला कर पाएंगे आलमी सतह पर? आप हिलाल साहब, तारीख आपने भी पढ़ी है और आप भी वाक़यात पर गहरी नजर रखते हैं। जितने भी वाक़या रोनमा हुए हैं, जितने भी यानी पिछले मैं 3 दहाइयों की बात करूं, 3 दहाइयों से फ़लस्तीन के हर किसी रेजिस्टेंस यानी हर किसी मज़ाहमती ग्रुप को दहशतगर्दी की लेबल चश्मा कर दी गई और दहशतगर्दी की लेबल चश्मा करके उसको तहतीक किया गया मिलिटरीली, एयर स्ट्राइक्स के जरिए। यानी वो कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल में नहीं लाया गया जिससे ये कोशिश नहीं की गई कि इनकी जो कुव्वत मज़ाहमत है इसको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए जी, और उसके बाद इनको अपने टर्म्स पे डिक्टेट किया जाए। लेकिन ताहाल वो इसमें कामयाब नहीं हुए। जो आप इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, जो ये इसको टेररिज्म का नाम दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि दुनिया बड़ी हुई है, जो अमेरिकन एलाइज है वो रज़ा अव्वल से इसको टेररिज्म तस्वर करते हैं, लेकिन जो उसका दूसरा ब्लॉक है ना वो पहले से मानते थे ना वो आज मानेंगे। अब सिर्फ फर्क ये है कि पहले ताकत का तवाज़ुन एक तरफा था, यानी जो भी इसराइल चाहता था वो तहतीक करता था। लेकिन अब की बात यानी ये सरप्राइज पूरे वर्ल्ड के लिए भी है, ये सरप्राइज अमेरिकन और इसराइल एलाइज के लिए भी है, क्योंकि दिस इज फर्स्ट टाइम ये देखा जा रहा है कि जिस पैमाने पे उन्होंने रेजिस्टेंस यानी जो मोमेंट है, ये हमास जो स्ट्रेटजी इस वक्त उन्होंने अपनाई है उससे बिल्कुल बौखला गया है। ये जो ब्लॉक है इस वक्त बिल्कुल वाज़ह नजर आ रहा है कि वो बौखला गया। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्ती मोहम्मद हसन अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस सारे मुद्दे पर अपना एनालिसिस रखने के लिए, क्योंकि आप इन मामलात में और ख़ासतौर पर जो फ़लस्तीन के अंदर ये जंग है उस पर आप गहरी नज़र रख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर बात यही निकल कर सामने आ रही है कि एक सरप्राइजिंग मूव था ये इसराइल और इसकी हिमायतियों के लिए, क्योंकि जिस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास को जिस नज़र से वो देखते थे उससे अब यही पता चल रहा है कि ये जो कल का अटैक हुआ है इससे जो है उन्हें और मुतहरिक जो है करने की ज़रूरत जो है बताई जा रही है। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी इसराइल और गजा के दरमियान या इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान इस खूनेन जंग पर उनका रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और जो खून रेजी हुई है यह अफसोसनाक है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस लॉन्ग पेंडिंग इशू को भी हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। जंग किसी भी हालत में बुरी होती है, उसमें लोगों का नुकसान होता है। कितने मर गए, कितने इजरायली बेगुनाह मर गए, कितने पैलेस्टीनियन बेगुनाह मर गए। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। अफसोस ये है कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है। वो पैलेस्टाइन का इतने सालों से, सदियों से किस्सा पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं। क्या करें? जंग किसी भी हालत में बुरी होती है, उसमें लोगों का नुकसान होता है। कितने मर गए, कितने इजरायली बेगुनाह मर गए, कितने पैलेस्टीनियन बेगुनाह मर गए। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। अफसोस ये है कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है। वो पैलेस्टाइन का इतने सालों से, सदियों से किस्सा, उम्मीदें तो बहुत हैं। अब देखिए जब नतीजे आते हैं उसके बाद पूछिएगा और फरमाइए। बीजेपी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कैंपेन कहाँ पे की गई थी, यूनियन मिनिस्टर्स आए थे। आपको लगता है कि जो कारगिल के लोग हैं वो सेक्युलर पार्टी? फ़लस्तीन के साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कारगिल के जो अभी ट्रेंड्स और नताइज आ रहे हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि अभी
چونکہ شروعات ہے اور اس کے بعد جب ایک کمپلیٹ رزلٹ آ جائے گا تو اس پر ہی وہ بات کریں گے. لیکن اتنا ابھی تک آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی ہم شیئر کرتے جائیں کہ ابھی تک 9 سیٹوں کے ریزلٹس آئے ہیں اور ان 9 میں سے کانگریس کو 5 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں اور نیشنل کانفرنس نے 3 سیٹیں حاصل کی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو 1 سیٹ حاصل ہوئی ہے. اس دوران نیشنل کانفرنس یہاں پر 2 سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہے اور کانگریس بھی 2 سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہے. اس کے علاوہ بھارتیہ جنتا پارٹی بھی 1 سیٹ پر لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی کل ملا کر 9 سیٹوں کا جو ریزلٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور 9 میں سے 5 کانگریس کے کھاتے میں، 3 نیشنل کانفرنس کے کھاتے میں اور 1 سیٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کھاتے میں آ گئی. یہ اس کے باوجود کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے جو سینٹرل لیڈرشپ یہاں پر آئی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا پرچار چلایا تھا پوسٹ ایپلیکیشن آف آرٹیکل 370 ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن گراؤنڈ زیرو پر اس نیریٹو کے ٹیکرز جو ہے ووٹ میں کنورٹ ہوتے ہوئے نہیں دکھے ہیں. تو ناظرین، آج کے خبرنامے میں بس اتنا ہی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.